जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, महाराष्ट्र में 5 विधान परिषद सीटों के लिए 30 जनवरी को चुनाव होना है। इस चुनाव के बाद वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। इसके लिए नासिक स्नातक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को समर्थन देने का ऐलान ठाकरे गुट ने कर दिया है। बता दें कि मातोश्री पर उद्घाटन उद्धव ठाकरे और शुभांगी पाटिल के बीच बैठक में हुई। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने नासिक शिवसेना यूनिट को शुभांगी पाटिल के समर्थन में प्रचार करने का आदेश दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके दफ्तर पर CBI रेड का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार शाम 4 बजे ट्वीट करते हुए कहा है कि आज फिर CBI मेरे दफ्तर पहुंची, उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशी, मेरे गांव तक छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। दिल्ली के अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन अब चुनाव के बाद झुग्गियों को हटाने के नोटिस भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में दिल्ली के कई विधायक शामिल हुए। इसमें कालीकाजी से विधायक, आतिशी कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय में फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत मिलने पर नागपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी कॉलर के ट्रेस करने की कोशिश की जा रही। अज्ञात कॉलर ने पहले 7 मिनट के अंदर 2 बार कॉल किया, फिर 1 घंटे के बाद और एक कॉल करके धमकी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक तीनों धमकी भरे कॉल गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय में सुबह 11:25 और 11:32 बजे और 12:32 में आए थे। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और महासचिव को एक बैठक के लिए बुलाया है। 16 जनवरी को आयोजित होने वाले बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान बैठक में मौजूद राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और महासचिव को मशीन से संबंधित प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। मालूम हो कि रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर से बाहर रहने वाले लोग अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। देश के किसी भी हिस्से से रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में वोट डालने से वंचित नहीं रह पाएंगे। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीएस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने शनिवार को त्रिशंकु विधानसभा की संभावना को खारिज कर दिया। कुमारस्वामी ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक पुराने मैसूरू क्षेत्र से आगे बढ़ेगी और प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पक्ष में मजबूत लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में वर्चुअली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। रेलवे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नियमित तौर पर 16 जनवरी से ट्रेन शुरू होगी और बुकिंग शनिवार से शुरू हो जाएगी। नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन का मानना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से अल्पसंख्यक की भूमिका में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज के सभी वर्गों के लिए राजनीति और राष्ट्रीय पहचान की अच्छी भावना के लिए काम किया था। समाचार एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जहां तक मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा का उद्देश्य अल्पसंख्यक की भूमिका में कमी लाना है ताकि उनका महत्व कम हो जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। जहां शरद यादव का पैतृक गांव आंखमऊ से जो नर्मदापुरम जिले में है, वहीं उनकी बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु में मुखाग्नि दी है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और दरअसल दोपहर करीब 12:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पार्थिव देह को राजभोग एयरपोर्ट पर बुलवाया जा चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर इंक और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के अपडेट कोविड-19 शॉट को बुजुर्गों में एक प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक से जोड़ा जा सकता है। CNN के रिपोर्ट के अनुसार इस खबर के सामने आने के बाद भी CDC लोगों को कोविड-19 टीकों को लेने की सलाह दी है।
केंद्रीय बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारी की सैलरी के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर कॉमन वैल्यू होती है जिसे कर्मचारियों के बेसिक पे से गुना करके उनकी कुल सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें इजाफा होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। कॉमन फिटमेंट फैक्टर मौजूदा समय में 2.57% इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को 15,500 रुपये का बेसिक पे मिलता है तो उसकी कुल सैलरी 15,500 गुना 2.57 या 39,835 रुपये होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार में निषाद समुदाय के युवाओं को गोलियां मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में उनके सपने साकार हो रहे। सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा बसपा को निशाने पर लिया। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्बल इंडियन, शोषित हमारा और आम दल के संकल्प दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया है। बहुत जल्द अपनी पेरेंट कंपनी के साथ विलय करने जा रहे HDFC बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जबरदस्त बढ़ा है। यह 18.5% बढ़कर 12,259.50 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इससे पिछले तिमाही यानी कि जुलाई-सितंबर के मुकाबले भी ये काफी बढ़ गया है। तब बैंक का मुनाफा 10,342.20 करोड़ रुपये था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाला है। टीम इंडिया ने आखिरी बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी 2011 में भारत में ही उठाई थी। उसके बाद से टीम अगले 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार के साथ बाहर हो गई। इस साल घर में ही भारतीय टीम की नजरें एक बार फिर से खिताब जीतने पर होगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का हाल ही में एक गंभीर भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। रूस नए वर्ष में यूक्रेन पर हमले को लगातार तेज करता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी क्यू पर मिसाइलों से भीषण हमला किया है। रूसी सेना के इस मिसाइल हमले से क्यू में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन की राजधानी क्यू में शनिवार सुबह भी कई सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनी गई थी। इसके बाद क्यू में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिलो ताइमशुको ने टेलीग्राफ पे कहा है कि राजधानी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमला किया जा रहा है। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज की कीमत की बात करें तो 56,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल चुका है। वहीं यहां पे 13 जनवरी की सोने का भाव 56,254 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं पूरे सप्ताह की बात करें तो गोल्ड का भाव 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर रहा। IBGA दर के अनुसार इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमत 56,366 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। पेट्रोल डीजल की कीमत इस समय आसमान छू रही है। रेट बढ़ने से आम लोग खास परेशान हैं। आपको बता दें कि हालांकि पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमत दिल्ली NCR में 96.72 रुपये है। देश के कई राज्यों में कीमत 100 के पार भी है। वैसे भी पेट्रोल डीजल को लेकर कई तरह के ऑफर और इनाम जीतने को लेकर मैसेज वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसे ही कई खबरें और मैसेज तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं। आप तक भी इंडियन ऑयल के नाम पर मैसेज आया होगा जिसमें 6,000 रुपये इनाम जीतने का ऑफर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे 12,700 किसान योजना को लाभ से वंचित रह सकते हैं। शासन ने KYC नहीं कराने वाले किसानों की सम्मान निधि की आगामी किस्त पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि जिले में 57,872 किसान पंजीकृत हैं। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक 11 साल का बच्चा अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया था। दरअसल वह बच्चा पीएम मोदी तक फूलों की माला पहुंचाना चाहता था। पीएम मोदी को बच्चे की तरफ से दी गई माला को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार FSL में माला का विस्तृत विश्लेषण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई हानिकारक रसायन या जहरीला पदार्थ तो नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर सेन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा है। जी हां, आपको बता दें कि अमर सेन ने शनिवार को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का मौदा है। और आपको बता दें कि लेकिन अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि क्या पश्चिम बंगाल की सीएम में बीजेपी के प्रति जनता की निराशा की ताकतों को खींचने की क्षमता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 76 वर्षीय संतोष सिंह चौधरी जालंधर से कांग्रेस के सांसद हैं। उनके निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के नेताओं ने दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं संतोष सिंह चौधरी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने शनिवार को चल रही भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जालंधर से कांग्रेस सांसद 76 वर्षीय संतोष सिंह चौधरी का सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।
जमीन में दरारें, लोगों के दर्द से इन दिनों जोशीमठ बदहाल है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश इससे चिंतित है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं। इन सबके बीच प्राथमिकता है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, इस पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही है। इसी क्रम में जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों में और CBRE के द्वारा कैंक्रोमीटर लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मकान को कितना नुकसान हो रहा है, मकानों में आई दरारें बढ़ रही या नहीं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए। चीन और जापान के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। अब देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3124 हो गई है। और आपको बता दें कि इस वेरिएंट का नाम BF7 है। WHO के मुताबिक BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। कोरोना वायरस के कई अलग अलग वेरिएंट के प्रसार की चिंता के बीच कई अहम एंट्री पॉइंट भी टेस्टिंग ट्रैकिंग बढ़ाई गई है। कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.8% हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।